सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे। तो अब एक पार्ट हमारा चालू होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। इससे पहले जो पार्ट था हमने उसमें सारे सॉल्व एग्जांपल्स जो 11 और 12 नंबर पे थे, तो सारे सॉल्व एग्जांपल्स और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है इसके बारे में सब पढ़ा था। आज हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन सीखेंगे। पहले हमने फॉर्मूलाज भी सीखे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज हम लॉज ऑफ मोशन सीखेंगे। सो फर्स्ट देख लो क्या दिया है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दी घटनाओं के लिए क्या कारण हो सकता है। अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है, तो एक स्टैटिक यानी कि एक जगह पर खड़ी हुई ऑब्जेक्ट, आपकी बाइक ले लो, तो उसको एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगाए बिना वो मूव होती नहीं, बराबर। तो क्यों एक ही जगह पर रहती है, जब आप उसको फोर्स लगाओगे तभी वो मूव हो जाएगी। एक बॉक्स रखा है जमीन पे, जब तक आप उसे फोर्स नहीं लगाओगे वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। देन सेकेंड, द फोर्स विच इज सफिशिएंट टू लिफ्ट अ बुक फ्रॉम द टेबल इज नॉट सफिशिएंट टू लिफ्ट द टेबल। यानी कि बुक तो हम कम फोर्स में लगा उठा सकते। आप क्या कर रहे हो, देख लो, आप बुक उठा सकते हो, मगर वही टेबल पे, जिस टेबल पे वो बुक रखी है, उस टेबल को पूरा उठाने के लिए बोलूंगा तो आपको नहीं आएगा, बराबर। देन थर्ड वन, फ्रूट्स ऑन अ ट्री फॉल डाउन व्हेन इट्स ब्रांचेस आर शेकन। ब्रांच को यानी कि ब्रांचेस को जब हम हिलाते हैं तो उसमें लगे हुए फूल रहते हो वो नीचे गिर जाते हैं, बराबर। Then an electric fan keeps on rotating for some time even after it is switch off। तो ये भी हमें मालूम है। जैसे कि देख लो, टीवी का बटन ऑफ किया, टीवी एकदम से बंद हो जाता है, मगर फैन का वैसे नहीं होता। फैन का अगर आप बटन ऑफ कर दोगे तो थोड़े रोटेशंस वो रोटेट होता है थोड़ी देर तक फैन, और उसके बाद स्टॉप हो जाता है। सो इफ वी लुक फॉर द रीजन फॉर द अबव वी रियलाइज दैट ऑब्जेक्ट्स हैव सम इनर्शिया। एक इसका कारण क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट को इनर्शिया होता है। अब इनर्शिया क्या, तो रेजिस्टेंस टू मूवमेंट, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। और इट इज रिलेटेड टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है, ए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से। कैसे, तो देख लो, मास अब छोटा है तो रेजिस्टेंस भी छोटा रहेगा, मास बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी उसका यानी कि इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। यही कारण है छोटा बुक आप आसानी से उठा सकते हो, वही टेबल को आपको उठाना है तो टेबल का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, तो इसलिए वो मूव होता नहीं। तो यहां पर हम इसी के ऊपर जो बेस्ट है वो फर्स्ट वन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीखेंगे, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया वगैरह भी बोलते हैं। सो न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देख लो, फिल अ ग्लास विद सैंड। एक ग्लास ले लो और उसमें सैंड भर दो। ये लिया हमने ग्लास और उसमें सैंड भर दी। कीप द पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन इट। अब एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड उसमें डाल दिया और उसके बाद कीप अ 5 रुपी कॉइन, इसके ऊपर एक 5 रुपीज का कॉइन रख दिया। देन नाउ स्ट्राइक द कार्डबोर्ड हार्ड यूजिंग योर फिंगर्स। अब इस कार्डबोर्ड को हमें जोर से क्या करना है, फिंगर से स्ट्राइक करना है। तो क्या हो जाएगा, कार्डबोर्ड, ये देख लो, आपकी फोर्स बहुत ज्यादा होगी तो सिर्फ कार्डबोर्ड निकल जाएगा यहां से और वो कॉइन इस ग्लास में गिर जाएगा। और अगर आपकी फोर्स आप कम लगाते हो फोर्स, तो एक कार्डबोर्ड के साथ एक कॉइन भी नीचे गिरेगा। तो यहां से ये दो केसेस आती है जो कि है बैलेंस एंड अनबैलेंस। देख लो, यू मस्ट हैव प्लेड टग ऑफ वॉर। रस्सी खींच, दोनों तरफ दो टीम्स होती है और रस्सी खींचते हैं, टग ऑफ वॉर लिखना होगा। तो उसमें एक लाइन मारी होती है और जिस वाली टीम ज्यादा फोर्स से इस रस्सी को खींचती है उस तरफ रस्सी जाती है। So long as forces applied by both the sides equal, that is balance, the center of rope is static in spite of the applied force। अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स एक्ट हो जाएगी
हेलो। तो रस्सी क्या है, स्टैटिक रहने वाली है, यानी कि अपने जगह से हिलेगी नहीं, ना ही वो लेफ्ट की तरफ जाएगी ना ही राइट की तरफ। ऑन द अदर हैंड व्हेन द अप्लाइड फोर्सेस बिकम अनइक्वल दैट इज अनबैलेंस। अनबैलेंस यानी कि अगर लेफ्ट की तरफ ज्यादा फोर्स है और राइट की तरफ कम फोर्स है तो क्या होने वाला है, रस्सी लेफ्ट की तरफ जाने वाली है। नहीं तो दूसरी कंडीशन, राइट की तरफ ज्यादा लोग खींच रहे हैं, ज्यादा फोर्स है, और लेफ्ट की तरफ कम है तो रस्सी राइट की तरफ जाने वाली है। बराबर। नेट फोर्स गेट्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। ग्रेटर फोर्स के डायरेक्शन में रस्सी जाएगी एंड सेंटर ऑफ रोप शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, और सेंटर जो रहेगा वो उसी डायरेक्शन के साथ चला जाएगा। सो फर्स्ट लॉ देख लो क्या है हमारा, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर एक जगह पर रेस्ट पे की पोजीशन में है तो वो रेस्ट की ही पोजीशन में रहने वाला है, नहीं तो अगर मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में ही रहने वाला है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में, अनलेस एन एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स लगाते नहीं। यानी कि इसका सिंपल मीनिंग, जब तक आप अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस नहीं बोल रहा हूं मैं, अनबैलेंस फोर्स लगाते नहीं हो तब तक रेस्ट वाला, यानी कि एक जगह पर खड़ी हुई चीज, मानो एक बक्सा है, वो उसी जगह पर रहने वाला है। नहीं तो मोशन वाला एग्जांपल लेंगे तो एक फैन ले लो, बराबर। फैन घूमता ही रहने वाला है जब तक हम उसे फोर्स नहीं लगाते, हाथ से भी रुकवा सकते हैं ना फैन, बराबर। Then when an object is at rest or uniform motion along a straight line, it does not mean that no force act on it. जब हम ऐसे बोल रहे हैं कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है नहीं तो मोशन में है तो उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता। रेस्ट पे है यानी कि देख लो, अब एक बक्सा है, अगर मैंने लेफ्ट से और राइट से सेम फोर्स लगा दी तो फोर्स के बावजूद ए रेस्ट पे ही रहने वाला है क्योंकि बैलेंस फोर्स थी। नहीं तो मोशन पे रहते हैं। तो देख लो, आप एक स्पीड में गाड़ी चला रहे हो तो आपको क्या फोर्स का आगे आने वाले जो हवा का प्रेशर होता है, फोर्स, उसका सामना करना पड़ता है। तो आप मोशन में रहने दो, रेस्ट पे रहने दो, आपको फोर्स होती है। एक्चुअली देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन इट बट दे कैंसिल वन अनदर एंड नेट फोर्स इज 0। तो नंबर ऑफ बहुत सारी फोर्स होती है ऐसी एक्ट होने वाली, रेस्ट पे हो जाने दो, नहीं तो मोशन में, मगर वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और नेट फोर्स बिकम 0। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इनर्शिया। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ किसके बारे में है, रिलेटेड टू इनर्शिया, ये ध्यान में रखना है। दैट इज इनर्शिया, दैट इज द इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन। क्या इनएबिलिटी, यानी कि उसकी एबिलिटी नहीं है टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, जो ये उसकी स्टेट ऑफ मोशन है, रेस्ट की है, मोशन की है, वो खुद से वो बदलना नहीं चाहता। इट ऑल्सो एक्सप्लेन अनबैलेंस फोर्स विच कॉज अ चेंज इन स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। और पहला लॉ हमें यह भी बताता है कि जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं काम करती तब तक वो रेस्ट पे रहने वाला रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में रहने वाला मोशन में ही रहेगा। अब सीखते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या दिया है देख लो। पहले एक्टिविटी है, हमें आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप वन प्लास्टिक बॉल एंड वन रबर बॉल फ्रॉम सेम हाइट, यू कैच द बॉल्स, विच बॉल वॉज इजियर टू कैच एंड वाई। अब इसका आंसर आपको देना है कि कौन सा बॉल आपको इजी जाएगा, प्लास्टिक का बॉल इजी जाएगा या रबर का। देन सेकेंड एक्टिविटी है, आस्क योर फ्रेंड टू थ्रो द बॉल टुवर्ड्स अ स्लो स्पीड एंड ट्राई टू कैच इट। धीरे फेंकना है और आपको कैच करना है। देन नाउ आस्क द फ्रेंड टू सेम बॉल विथ हायर स्पीड, यानी कि पहले से ज्यादा तेजी से बॉल फेंकना है। ट्राई टू कैच विच बॉल कुड यू कैच विथ ग्रेटर ईज, यानी कि कौन सा बॉल आपको ज्यादा इजीली कैच करता आएगा, स्लो बॉल या फास्ट बॉल, एंड वाई, क्यों, उसके स्पीड का थोड़ा सा रिलेशन है। तो देख लो,
द इफेक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग अनदर ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन बोथ। स्ट्राइकिंग इफेक्ट देख लो, बीच जो स्ट्राइक करने का इफेक्ट है किस पे डिपेंड होता है? पहले तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देन वेलोसिटी। अब इसका मतलब बता देता हूं। स्ट्राइक कर रहा हूं तो देख लो एक दीवार है और अब इसको स्ट्राइक करने वाला है पहले तो एक टू व्हीलर, तो टू व्हीलर इसको स्ट्राइक करेगी, इसको थोड़ा सा नुकसान हो गया, बराबर, सेम स्पीड के साथ। अब उसी स्पीड के साथ अगर ए टू व्हीलर नहीं है यहां पर, उसी स्पीड के साथ एक ट्रक आ गया और इस दीवार को स्ट्राइक हिट कर गया, तो कौन ज्यादा नुकसान करेगा? स्ट्राइकिंग इफेक्ट किसका होगा? ट्रक का। क्योंकि ट्रक का जो मास है वो ग्रेटर है टू व्हीलर के मास से। देन सेकेंड कंडीशन, वेलोसिटी के बारे में बता देता हूं। वेलोसिटी सेम अब वॉल है और अब वेलोसिटी है तो ऑब्जेक्ट सेम ही रहने वाला है। ए भी टू व्हीलर है, ए भी टू व्हीलर है, मगर इस टू व्हीलर का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी और इसकी है 100 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सी टू व्हीलर ज्यादा नुकसान करेगी? किसका? 100 किलोमीटर। क्यों? उसका वेलोसिटी ज्यादा है, तेजी से आएगी तो ज्यादा हिटिंग इफेक्ट मिलेगा। दिस मीन्स दैट इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी रिलेटेड टू, तो किस पे कौन से प्रॉपर्टी? तो पहले तो मास एंड सेकेंड है वेलोसिटी। दिस प्रॉपर्टी वॉज टर्म एज मोमेंटम, और इसी मास और वेलोसिटी की जो प्रॉपर्टी है इसे न्यूटन ने नाम दिया है मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है वो देखते हैं। पहले मोमेंटम हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मोमेंटम को डायरेक्शन की भी जरूरत है, मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है, इसलिए क्या हो गई? बराबर वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड, एंड सीजीएस यूनिट सिस्टम में उसका होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गए मोमेंटम के यूनिट्स। If the unbalanced force apply on object causes the change of velocity of object. अब unbalanced force यानी कि आपका एक दोस्त खड़ा है और आपने उसको एक तरफ से धक्का दे दिया, तो उसका क्या हो जाएगा? उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, उसकी प्लेस चेंज हो जाएगी। Then it is also cause change in its momentum. तो आपके दोस्त का जो मोमेंटम है वो चेंज होने वाला है। The force necessary to cause the change in the momentum of object depend on rate of change of momentum. अब कितनी द फोर्स नेसेसरी टू कॉज चेंज इन मोमेंटम, फोर्स जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहेगा, फोर्स जितनी कम रहेगी उतना कम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहेगा। तो कुछ सेकेंड लॉ में हमें मोमेंटम के बारे में दिया है, आसान है बहुत ही। मोमेंटम मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन होता है। सो मोमेंटम, अब मोमेंटम में आपको क्या ध्यान में रखना है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो P that is momentum is equal to m multiplied by v, mass multiplied by velocity, and it is a vector quantity। क्यों? क्योंकि इसे डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो अब आ गई है हमें अगला है मोमेंटम की डेफिनेशन। लॉ उसका, द रेट ऑफ, चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा कलर, the rate of change of momentum is directly proportional to applied force and change of momentum occurs in the direction of force। यानी कि जो मोमेंटम का रेट है चेंज होने का वो पहले तो फोर्स पे डिपेंड है और दूसरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे। देन सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है मास, और इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, फोर्स कितनी है हमारी F फॉर टाइम t, and velocity that is final velocity v। so initial momentum mass multiply by velocity, so mass तो वही रहने वाला है, initial velocity हमारी थी u, final momentum mass वही रहने वाला है मगर final velocity कितनी होती है हमारी mv।
सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है फाइनल मोमेंटम, जैसे एक्सेलरेशन के बारे में देखा था हमने, वैसे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होल डिवाइडेड बाय टाइम. सो mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t. दोनों में m कॉमन है तो m बाहर निकाला कॉमन, v माइनस u डिवाइडेड बाय t. अब आपको मालूम है a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t. a की वैल्यू क्या होती है, v माइनस u डिवाइडेड बाय t. तो इस वाले पोर्शन के लिए हमने यूज किया है a डायरेक्टली. सो m एज इट इज v माइनस u डिवाइडेड बाय t की वैल्यू हो गई a. इसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू क्या आ गई, ma, दैट इज मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. ओके, पूरा जो मैंने लिखा है वो सब लिख के ले लो आप. अब इरेज कर देता हूं. नीचे देख लो हमें क्या दिया है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to the applied force, that is ma is proportional to applied force. So F is equal to k, k यानी कि constant ma. सिंपल ध्यान में रखना है ये फॉर्मूला आपको, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. ये आपको यूज करना है न्यूमेरिकल्स में. ओके, नेक्स्ट पेज पर देख लो. कंसीडर टू ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट मासेस व्हिच आर इनिशियली एट रेस्ट. कंसीडर कर देते हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स है, तो एक टू व्हीलर है और एक बड़ा सा ट्रक है, व्हिच आर एट अ रेस्ट. द इनिशियल मोमेंटम फॉर बोथ इज 0. अब जब वो पहले रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगी, 0. सपोज फोर्स एक्ट फॉर टाइम t ऑन बोथ ऑब्जेक्ट. सेम फोर्स है, टू व्हीलर पर एक्ट हो रही है F और ट्रक पर भी एक्ट हो रहा है F फोर्स. द लाइटर ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फास्टर देन हेवियर ऑब्जेक्ट. बराबर क्या नहीं. अब आप जब टू व्हीलर को F से खींच रहे हैं और ट्रक को उसी फोर्स से खींच रहे हैं, तो लाइटर कौन सा है, लाइटर यानी कि टू व्हीलर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी खींचोगे तो. वही हेवियर दैट इज ट्रक धीरे धीरे, नहीं तो हिलेगा भी नहीं, पहले तो हिलेगा भी नहीं, ऐसा हो जाएगा. अब हिलेगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हिलेगा. However, from the above formula we know that the rate of change of momentum, that is F in both is same. F तो same है. Total change in their momentum A भी same है, that is Ft. Thus if same force applied on different object, change in momentum is same. ये मगर टू व्हीलर पर लगाओ नहीं तो ट्रक पर लगाओ, जो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज सेम होगा. ओके, दोनों में चेंज इन मोमेंटम सेम होगा. अब मोमेंटम क्या यूनिट के बारे में देखते हैं कैसे होता है. तो फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारा, न्यूटन. अब एक न्यूटन की डेफिनेशन, एक न्यूटन फोर्स यानी कि क्या होती है, द फोर्स नेसेसरी टू कॉज acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg is called as 1 न्यूटन. ये हो गए हमारी 1 न्यूटन की फोर्स. यानी कि m, F इज इक्वल टू क्या होता है देख लो, 1 न्यूटन की फोर्स के लिए m मल्टीप्लाई बाय a. तो फोर्स अगर 1 न्यूटन चाहिए आपको, तो मास उसका कितना चाहिए, 1 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इसलिए आ गया हमारा डेफिनेशन, द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg. सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब सीजीएस यूनिट, ये तो हो गया सब एसआई यूनिट के लिए. अब बात करते हैं सीजीएस यूनिट की. तो सीजीएस यूनिट में क्या होता है, फोर्स का यूनिट डायन. अब डायन क्या है, डायन यानी कि उसकी भी डेफिनेशन दी है हमें. सेम फॉर्मूला लेना है आपको
F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय फोर्स कितनी चाहिए 1 डाइन। मास कितना चाहिए सीजीएस में मास होता है 1 ग्राम में होता है तो 1 ग्राम। और एक्सेलरेशन किस में मेजर करते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। We have learned about the force and its effect on the object, so first and second law. However, in nature force cannot act alone. यानी कि सिर्फ फोर्स ही एक्ट हो रही है किसी भी वस्तु पर, ऐसा होता नहीं। तो क्या होता है ऑब्जेक्ट में? तो फोर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फोर्स में भी अप्लाइड इन पेयर्स, पेयर्स में भी, यानी कि जैसे कि किसी बक्से पे राइट से भी फोर्स लगाई जा सकती है, लेफ्ट से भी। When one object applies a force on another object, the latter object also simultaneously applies a force on the former object. यानी कि इसका मतलब क्या है, देख लो, आप हो और ये आपका दोस्त है। जब आप आपके दोस्त के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हो तो वो दोस्त भी आप पर ज्यादा मात्रा में उस फोर्स के, नहीं तो कम मात्रा में, मगर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करता है। द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इक्वल। अब देख लो, रेस्ट पे हो तो दिस फोर्स आर अपोजिट, पहली तो बात है दिस फोर्स आर अपोजिट एंड इक्वली, यानी कि अगर आप दोस्त के ऊपर F फोर्स लगा रहे हो तो आपका दोस्त भी आप पर F ही फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। दिस आइडिया इज एक्सप्रेस इन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यही आइडिया थर्ड लॉ में है। क्या है? तो द फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एक्शन फोर्स। तो ये डायग्राम निकाल के ले लो, साइड में इरेज कर देता हूं। जो फोर्स लगाता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फोर्स को हम बोलते हैं एक्शन फोर्स और सेकेंड ऑब्जेक्ट को बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। सो एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। यानी कि जितनी आप आपके दोस्त पे फोर्स लगाओगे उतनी फोर्स आपका दोस्त आपके ऊपर लगाएगा। ऐसे ही किसी भी चीज के साथ होगा, आप बक्से पर लगाओगे तो बक्सा भी आपके ऊपर कुछ फोर्स लगाता है। सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आगे देख लो, एक्शन एंड रिएक्शन आर इन टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेस फोर्स। एक्शन रिएक्शन किस टर्म्स में है? फोर्स के। दिस फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स, यानी कि आप उसके ऊपर लगाओगे वो भी आपके ऊपर लगाएगा। वन फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, सिर्फ एक तरफ से फोर्स जा रहा है ऐसा होता नहीं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, ये एक ही टाइम पे एक्ट होती है, एक्शन फोर्स भी और रिएक्शन फोर्स भी। Action and reaction force act on different objects. They do not act on the same object and hence cannot cancel each other's effect. Action and reaction force वो different object के ऊपर act होती है। तो reaction और action force different object पे act हो रही है, इसका एक आसान तरीका है, देख लो। एक 3 मैंने मार्बल्स निकाल दी है यहाँ पर और ये एट रेस्ट है। दे डू नॉट एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि इस पहले वाले मार्बल को मैं पीछे लेकर जाऊंगा और यहां से छोड़ दूंगा तो ए हिट करेगी सेकेंड को, तो सेकेंड अगेन फर्स्ट को हिट नहीं करती, क्या कर रही है? सेकेंड हिट करती है आगे वाले को, थर्ड वाले को, अगेन थर्ड आगे जाएगी, सेकेंड को हिट करेगी, ज्यादा फोर्स रहेगी, सेकेंड फर्स्ट को, ऐसे चलता है। सो दे कैन डू नॉट कैंसिल ईच अदर, वो कैंसल एक दूसरे को करती नहीं है। तो यहां पर हमारे जो सारे लॉस थे मोशन के बारे में वो सारे खत्म होते। अगले पार्ट में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के से स्टार्ट करेंगे। तो ये था हमारा पार्ट
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।